Dhatu, that is tissue, is an entity by which growth and nourishment of the body takes place. धातु कितने होते हैं? 7. रक्त धातु, that is blood tissue, is one of them. तो आज का टॉपिक है रक्त धातु, that is blood tissue. अब हम देखते हैं इसके पर्याय, that is synonyms, क्या क्या होते हैं. सबसे पहला है शोणित, फिर रुधिर, लोहित, शतज, लहू, खून, असरज. ये हो गए रक्त धातु के पर्याय, सिनोनिम्स. अब आता है रक्त धातु की निष्पत्ति. निष्पत्ति होता है कि ये वर्ड जो है वो डिराइव कैसे हुआ है. रंज धातु में जब कत प्रत्यय लगता है तो ये वर्ड बनता है. रंज का मतलब होता है राग, राग डेट इज कलर. तो ये हो गई रक्त धातु की निष्पत्ति. अब आता है रक्त धातु की उत्पत्ति. रक्त धातु बनता कैसे है. उससे पहले हम देखेंगे कि रस को धातुओं का मूल एवं रक्त को शरीर का मूल माना है, क्योंकि जीवन रक्त के अधीन होता है. रस को तो धातुओं का मूल माना है और रक्त को माना है शरीर का मूल, क्योंकि जीवन रक्त पर डिपेंड करता है, इसीलिए. अब रसाद रक्तम. रसाद रक्तम मतलब होता है कि रस से रक्त बनता है. अब ऐसे ही पहली धातुओं से आगे की धातुओं का निर्माण होता है. जैसे रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र. अब रक्त निर्माण प्रक्रिया को समझते हुए कहा है कि सभी मनुष्यों में जो आहार रस का तेज भाग है वह और पित्त की ऊष्मा द्वारा रंजित होने पर रस रक्त रूप में परिवर्तित हो जाता है. जो आहार रस का तेज भाग है डेट इज रस, उसमें जब पित्त की ऊष्मा काम करती है, ऊष्मा होता है हीट, तो वो रंजित हो जाता है, उसमें कलर आ जाता है और रस जो है वो रक्त में कन्वर्ट हो जाता है. अब हमने रस धातु में पढ़ा था कि उसके सूक्ष्म भाग से बनता है रक्त सधर्मी अंश, और तेजोरसानाम भी बोलते हैं उसको, जो रक्त धातु को बनाने में मदद करता है. रक्त सधर्मी अंश में आते हैं Fe, Cu और एक्सट्रिंसिक फैक्टर, विटामिन B12, ये सब. अब जब रक्त सधर्मी अंश में या फिर तेजोरसानाम में रक्ताग्नि काम करती है तो वो प्रसाद डेट इज सार और किट बनाती है. किट होता है मल. तो रक्त का मल क्या है, रक्त का किट क्या है, पित्त. तो अगर क्वेश्चन आता है कि रक्त का किट क्या है तो हम बोलेंगे पित्त. अब प्रसाद और सार दो भागों में डिवाइड होते हैं. एक होता है स्थूल भाग, एक होता है सूक्ष्म भाग. स्थूल भाग होता है ज़्यादा वाला, सूक्ष्म होता है कम. तो स्थूल भाग जो होता है वो रक्त धातु की उत्पत्ति करता है, इससे रक्त धातु बन जाता है. अब जो सूक्ष्म भाग होता है वो बनाता है उपधातु और मांस सधर्मी अंश. मांस सधर्मी अंश मांस धातु का निर्माण करेंगे. उपधातु क्या होता है, सेकेंडरी टिश्यू, जो मेन धातु पर, जो पेरेंट धातु पर डिपेंड करता है नरिशमेंट के लिए. तो रक्त धातु की उपधातु क्या है, सिरा डेट इज वेन्स और कंडरा डेट इज टेंडन. तो अगर क्वेश्चन आता है रक्त धातु की उपधातु बताओ तो सिरा और कंडरा, और रक्त धातु का किट पित्त. तेजो रसानाम रक्त सधर्मी अंश डेट इज Cu, Fe, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, विटामिन B12 जो हमने अभी ऊपर देखा, और रंजक पित्त, इंट्रिंसिक फैक्टर, रक्ताग्नि, एंजाइम्स. ये सब जब मिल जाते हैं तो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जिससे रक्त बनता है, जिससे RBC बनता है. किस किस के मिलने से, तेजो रसानाम जिसे हम रक्त सधर्मी अंश भी बोलते हैं, रंजक पित्त और रक्ताग्नि. रंजक पित्त क्या होता है. सभी आचार्यों ने रंजक पित्त का कार्य एक मत से रस का रंजन करना बताया है. रस एक धातु है और इसके रंजन का अर्थ है इसके लिए रंजक द्रव्य उत्पन्न करना, जिसके द्वारा लाल वर्ण की कणिकाएं उत्पन्न हो सकें. मतलब रंजक पित्त का मेन काम है रस का रंजन करना. रंजन होता है उसको कलर देना, तो रस को कलर देना जिससे रक्त बन जाए. अब वो कैसे करेगा, कैसे कलर देगा, वो एक रंजन द्रव्य उत्पन्न करेगा. रंजक द्रव्य होता है हीमोग्लोबिन. वो हीमोग्लोबिन बनाएगा जिसके द्वारा लाल वर्ण की कणिकाएं बनेंगी, मतलब RBC. हीमोग्लोबिन बनाएगा जिससे RBC का फॉर्मेशन होगा. तो ये काम होता है रंजक पित्त का. फिर आता है रक्ताग्नि. रक्ताग्नि होता है 5 कांचों प्लस 5 कांचों की क्रिया करने हेतु आवश्यक ऊष्मा, मतलब एंजाइम्स, और एंजाइम्स को काम करने के लिए जो हीट चाहिए होती है वो आता है रक्ताग्नि के अंदर. अब हम देखते हैं रक्त का स्वरूप, मतलब रक्त दिखने में कैसा होता है. अष्टांग हृदय के अनुसार शुद्ध रक्त मधुर और लवण रस युक्त होता है. मतलब उसमें उसका टेस्ट कैसा होता है, मधुर और लवण. लवण होता है थोड़ा नमकीन. समशीतोष्ण, उसमें समशीतोष्ण मतलब ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म. असहन, असहन मतलब होता है ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला.
तथा लाल कमल, इंद्रगोप, सोना के समान, सोना को हेम भी बोलते हैं, इसके समान कलर होता है। लाल कमल रेड लोटस, इंद्रगोप, ये जो इंसेक्ट दिख रहा है इस इमेज में, ये इंद्रगोप है जो वर्षा ऋतु में बाहर निकलता है, और हेम सोना, इनके जैसा कलर रक्त का होता है। और बोला है कि जो भेड़ होता है अवी और शशक खरगोश, जैसा इनका ब्लड होता है वैसे ही हमारा ब्लड का कलर भी होता है। तो ये था अष्टांग हृदय के अनुसार। अब आचार्य चरक कहते हैं कि शुद्ध रक्त तपनीय शुद्ध सोना, इंद्रगोप वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाला प्राणी जो लाल रंग का होता है, लाल कमल तथा अलक्तक की आभा वाला, अलक्तक होता है आलता जो पैरों में लगता है, हाथों में लगाते हैं, एवं गुंजाफल, गुंजाफल ये जो इमेज है ये एक फल है, इसके जैसा कलर वाला, इसके जैसा वर्ण वाला हमारा रक्त का कलर होता है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि इंद्रगोप के समान लाल वर्ण वाला असहन अविवरण शुद्ध रक्त को बताया है। असहंत का अर्थ आचार्य डल्हन ने ना अधिक पतला, ना अधिक घना और ना जमने वाला लिया है। यह वस्त्र पर लगने से धोने पर कोई वर्ण नहीं छोड़ता है। तो ये हो गया रक्त का स्वरूप। अब आता है रक्त का पंच महाभौतिक स्वरूप। धातु 5 तत्वों से मिलकर बनती है। अब सब धातु में ये 5 तत्व होते हैं, पर किन्हीं एक या किसी 2 धातुओं की प्रधानता होती है, वो ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। तो अब हम रक्त का पंच महाभौतिक स्वरूप देखेंगे। विस्तृता आमगंध मतलब स्मेल, वो रक्त को पृथ्वी महाभूत से मिलती है। द्रव्यता जल महाभूत से मिलती है। रागह लालिमा मतलब जो रेड कलर, उसका जो कलर मिलता है वो अग्नि महाभूत से मिलता है। स्पंदन जो होता है पल्सेशन, वो वायु महाभूत से। लघुता लाइटनेस, वो आकाश महाभूत से। आचार्य सुश्रुत ने रक्त में अग्नि महाभूत की प्रधानता को स्वीकार करा है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि अग्नि महाभूत ज़्यादा होता है, पर कुछ आचार्य मानते हैं कि अग्नि और जल दोनों महाभूत की प्रधानता होती है। अब आता है रक्त का प्रमाण। ये जो पीछे इमेज है इसको एक अंजलि बोलते हैं। एक अंजलि क्या हो गई? 1 अंजलि इज इक्वल टू द क्वांटिटी that can be filled in a space formed from joining one's palms together। दोनों हाथों को मिलाएंगे तो ये जो एक स्पेस आती है उसको एक अंजलि बोलते हैं। तो रक्त की क्वांटिटी क्या है? 8 अंजलि। अब आता है रक्त का स्थान। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि रक्त का स्थान है यकृत डेट इज लिवर और प्लीहा डेट इज स्प्लीन। वाग्भट जी कहते हैं कि रक्त का स्थान है अमाशय डेट इज स्टमक। अब आधुनिक क्रिया शरीर क्या कहती है? रक्त मज्जा बोन मैरो रक्त का स्थान है। अब आता है रक्त वह स्रोतस। स्रोतस का मतलब होता है चैनल्स, जहाँ से ब्लड फ्लो होगा वो होगा रक्त वह स्रोतस। अब आचार्य सुश्रुत ने रक्त वह स्रोतसों के संदर्भ में कहा है कि इसका मूल यकृत डेट इज लिवर और प्लीहा डेट इज स्प्लीन तथा रक्तवाही धमनियाँ होती हैं। आचार्य चरक कहते हैं कि स्रोतस का मूल केवल यकृत एवं प्लिया है। यकृत क्या हो गया? लिवर। प्लीहा क्या हो गया? स्प्लीन। अब आता है रक्त के कार्य। अष्टांग हृदय में कहा है कि रक्त का मुख्य कार्य है जीवनम, प्राण धारक, प्राण का धारण करना। आचार्य सुश्रुत ने रक्त को शरीर का मूल कहा है। रक्त ही शरीर का प्रधान पोषक एवं धारक है। रक्त में जीव की स्थिति बताते हुए इसका यत्न पूर्वक संरक्षण करने को कहा है। संरक्षण माने प्रोटेक्शन। अब आता है शुद्ध रक्त वाले पुरुष के लक्षण। जिनका ब्लड साफ होता है वो पुरुष कैसे होते हैं? सबसे पहला, उस व्यक्ति का वर्ण प्राकृत हो अर्थात श्वेत पीलापन लिए हुए ना हो। इंद्रियों के स्वाभाविक कार्य संपन्न हो। पाचन का कार्य सम्यक प्रकार से होता हो। निरोगी हो, पुष्ट शरीर वाला हो। ये हो गए शुद्ध रक्त वाले पुरुष के लक्षण। अब आता है रक्त क्षय के लक्षण। अगर रक्त हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो क्या क्या होता है? सबसे पहला, त्वचा में कठोरता आती है। फिर अम्ल एवं शीत पदार्थ सेवन की इच्छा होती है। रुक्षता का बढ़ना, मंदाग्नि, पित्त कम। अगर रक्त कम हो रहा है तो उसका किट भी कम बनेगा, मल भी कम बनेगा। और रक्त का मल क्या होता है? पित्त, तो पित्त भी कम होता है। सिराओं में शिथिलता आना, मतलब जो वेन्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। रक्त के आगे की धातुओं का क्षय। हमने पढ़ा था पहली धातु आगे की धातुओं का निर्माण करती है। अगर रक्त धातु कम बनेगी तो मांस धातु भी कम बनेगी। वायु का प्रकोप, वात बढ़ जाता है। तो ये हो गए रक्त क्षय के लक्षण। अब आता है
रक्त वृद्धि के लक्षण। अगर रक्त हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो क्या क्या लक्षण आते हैं? सबसे पहला है विसर्प, डेट इज एरिसिफेलिस। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है जिसमें रेज्ड रेड पैचेस आ जाते हैं स्किन पे। फिर आता है प्लीहा वृद्धि, जिसे हम स्प्लीनोमेगैली भी बोलते हैं। ये एक एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन है, ठीक है। फिर आता है कुष्ठ, डेट इज स्किन डिजीज। फिर आता है वात रक्त, गाउट, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस। फिर आता है रक्तपित्त, जिसे हम बोलते हैं हिमोरेज, अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग इनसाइड द बॉडी। फिर रक्त गुल्म, जिसे हम बोलते हैं हीमाटोमा, जिसका मतलब होता है बैड ब्रूस। फिर आता है उपकुश, जिसे हम बोलते हैं जिंजिवाइटिस, जिसमें गम्स जो होते हैं हमारे वो स्वेल कर जाते हैं और बहुत इजीली उसमें ब्लीडिंग हो जाती है। फिर आता है कामला, डेट इज जॉन्डिस। फिर व्यंग, हाइपरपिगमेंटेशन ऑफ स्किन। मदनाग्नि, लॉस ऑफ एपेटाइट। त्वचा, नेत्र, मूत्र में लालिमा। ये हो गए रक्त वृद्धि के लक्षण अगर रक्त ज़्यादा हो जाता है। अब आता है रक्तसार पुरुष के लक्षण। रक्तसार पुरुष क्या होते हैं? जिसमें रक्त एकदम ठीक क्वांटिटी में होता है, वो हो गए रक्तसार पुरुष। आचार्य चरक कहते हैं जिनके कर्ण, आँख, मुख, जिह्वा, नासा, ओष्ठ, पांडितल, पादतल मतलब पाम्स और जो फुट रीजन होता है, ललाट एवं महन स्निग्ध, रक्तवर्ण, शोभायुक्त एवं चमकदार हो वो। और रक्तसार पुरुष सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाला, अर्थात कष्ट को सहन नहीं कर सकता है। बुद्धिमान होता है, मन स्वतः अधिक बलवान ना होना, कष्ट एवं उष्णता को नहीं सहन करने वाला होता है। अब आचार्य सुश्रुत कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसके नेत्र, नख, तालु, जिह्वा, ओष्ठ, पांडितल एवं पादतल चिकने एवं ताम्र वर्ण के होते हैं, वो रक्तसार पुरुष कहलाता है। ये हो गए रक्तसार पुरुष के लक्षण। रक्त एवं पित्त के कार्यों में समानता। हमने देखा रक्त का किट है पित्त, तो अगर रक्त बढ़ेगा पित्त बढ़ेगा, रक्त कम होगा पित्त कम होगा। दोनों की दृष्टि के कारण सामान्य है। रक्त एवं पित्त दोनों की वृद्धि के लक्षणों में एकता तो नहीं किंतु समानता अवश्य है। तो ये हो गया हमारा रक्त धातु कंप्लीट। थैंक यू।